आज की वीडियो पाकिस्तान के उस इदारे के बारे में है जो किसी भी कौम का मुस्तकबिल तय करते हैं, यानी अदलिया। और आज पाकिस्तान की अदलिया एक ऐसे दौराहे पर खड़ी है जहां लोग पूछ रहे हैं, क्या अदलिया दबाव में है? क्या इसे कंट्रोल किया जा रहा है? क्या फैसले आज़ादाना हो रहे हैं? लेकिन असल सवाल ये है, इस सूरत हाल में खुद अदलिया का अपना कितना हाथ है? आइए देखते हैं अदलिया के किरदार पर। बात शुरू होती है 1973 के आइन से। 1973 पाकिस्तान का पहला आइन जिसे सबने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया, और इस आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट को आइन का मुहाफ़िज़ करार दिया गया। 5 जुलाई 1977 जनरल ज़ियाउल हक का माशाल्लाह लगता है, अदलिया की आज़ादी वहीं ख़त्म हो जाती है। जजों से कहा जाता है PCO के तहत नया हलफ उठाया जाए, यानी माशाल्लाह को तस्लीम किया जाए। 19 जज इस PCO के तहत हलफ उठाने से साफ इनकार कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बाकायदा इस्तीफ़ा दे देते हैं, लेकिन कई जजेस ऐसे थे जिन्होंने हलफ उठा लिया, और यूँ अदलिया ने खुद माशाल्लाह को आइनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। यहीं से एक पैटर्न शुरू होता है, ऊपर से दबाव, अंदर से समझौता। ज़ियाउल हक की मौत के बाद 1988 में जमहूरियत बहाल होती है, लेकिन इदारे बहुत हद तक बदल चुके होते हैं। 1988 से 1996 तक 4 मुंतखब हुकूमतें आर्टिकल 58(2)B के तहत बरतरफ हो जाती हैं, और हर बार अदलिया इसे जायज़ करार देती है। यानी कभी अदलिया ने आमिरों का साथ दिया, कभी सियासतदानों के खिलाफ खड़ी हुई, और कभी सियासी लड़ाइयों में फरीक बनी। यही कशमकश आगे चलकर इदारा जाती बहरान में बदलती है। 1999 जनरल मुशर्रफ का दौर आता है, एक मुंतखब हुकूमत हटा दी जाती है, और अदलिया फिर नज़रिया ज़रूरत इस्तेमाल करती है। मुशर्रफ नया PCO ले आते हैं, कई जजेस इनकार करते हैं और उनको निकाल दिया जाता है। फिर 2007 में वो दूसरा PCO ले आते हैं, और इस बार 64 जजेस इनकार करते हैं। लॉयर्स मूवमेंट शुरू होती है, और पहली बार लगता है कि अदलिया वाकई ही अब आज़ाद हो रही है। लेकिन कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। लॉयर्स मूवमेंट के बाद चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी एक हीरो बनकर कौम के सामने आते हैं। इवन गैलेप्स सर्वे जो है उसके मुताबिक भी वो उस वक्त 2011 में पाकिस्तान की मकबूल तरीन शख्सियत थे। इस मोमेंट के अंदर आसमा जहांगीर का रोल बहुत ज़्यादा था, जिन्होंने अदलिया की आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की और आवाज़ बुलंद की, और नवाज शरीफ साहब भी कहीं ना कहीं इस मोमेंट को सपोर्ट करते हुए नज़र आए। 2007 में अवाम उनके साथ खड़े थे, मगर फिर कुछ बदल गया। मुबस्सिरीन के मुताबिक बेशुमार सो मोटो लिए गए इफ्तिखार चौधरी की तरफ से। हुकूमती मामलात में बराह रास्त मदाखलत नज़र आई। वज़रा और सरकारी अफसरान की अदालत में बाकायदा सरजनिश शुरू हुई, और पॉलिसी के फैसलों में इन्वॉल्वमेंट शुरू हुई। ये सब मिलकर ये तासुर देने लगे कि अदलिया एक सियासी ताकत बनती जा रही है। फिर आता है जस्टिस साकिब निसार का दौर। उनके दौर में डैम फंड शुरू हुआ। डैम फंड कहा गया वो आज तक किसी को भी नहीं मालूम। डैम फंड के बाद अस्पतालों पर छापे पड़ने लगे, इंतज़ामी मामलात में बराह रास्त मदाखलत, सियासी फैसलों पर तासुर नज़र आना शुरू हुआ, और इसके साथ साथ इनके हवाले से कुछ कॉन्स्पिरेंसीज इमरान खान साहब के हवाले से उनकी फेवर में फ़ैसले, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की फैमिली और उनके हवाले से कुछ सख्त फ़ैसले। कहीं ना कहीं ये चीज़ भी उनकी पर्सनालिटी के ऊपर एक कॉन्स्पिरेंसीज छोड़ने लगी, और जब अदलिया सियासी मैदान में आ जाती है तो वो ख़ुद सियासत का हिस्सा बन जाते हैं। लोग कहते हैं पाकिस्तान डीप स्टेट है, सियासतदान अदलिया को अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं, फ़ौज और सिविल हुकूमतें असरअंदाज होती हैं, लेकिन हकीकत सिर्फ ये नहीं। ये बहरान सिर्फ बाहर से मुसल्लत नहीं होता, ये अंदर से भी पैदा होता है। जब अदलिया ख़ुद से ऐसे किरदार अदा करे तो फिर किसी भी कुव्वत के लिए उसे मुतासर करना आसान हो जाता है। आज पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि फ़ौज अपने ही अंदर कुछ फ़ौजियों पर एतमाद नहीं करती, सियासतदान एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते, और जजों पर एतमाद नहीं करते। ऐसे में आइन सिर्फ एक किताब बन जाता है।